Hi guys, welcome to True North. So today is the 15th of February 2024. हम देख रहे हैं आज के करंट अफेयर्स. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आर्टिकल में इलेक्टोरल बॉन्ड्स जिन्हें कि सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है. तो अब 5 जज बेंच बैठी और उन्होंने डीम किया कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि ये वायलेट करती है आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जो राइट टू इन्फॉर्मेशन आता है उसको. ठीक है. साथ ही जो है सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स की इशुएंस को इमीडिएटली जो है स्टॉप कर दिया जाए और कुछ साथ ही डेटा भी मांगा है 2019 से लेके अब तक का. अब देखते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं क्या और इनके साथ क्या इश्यूज़ हैं. तो ये जो स्कीम है स्टार्ट हुई थी 2018 में. इससे अगर कोई इंडिविजुअल, मान लीजिए आप या कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देना चाहती है, ठीक है, तो ये ऐसा कर सकती है विद एनोनिमिटी. यानी कि अगर आपने जाके एसबीआई में किसी भी डिनोमिनेशन के जो है इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, चाहे 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, किसी भी डिनोमिनेशन के, सिर्फ एसबीआई से ही ये इशू होते हैं. तो आपने खरीदे और आपने किसी XYZ पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट किए, तो ये चीज़ जो है डेटा जो है आपका अनोनिमस रहेगा. इलेक्टोरल बॉन्ड्स की वैलिडिटी 15 दिन की होती थी फ्रॉम द इशुएंस. अब थोड़ा सा इसके साथ देख लेते हैं कि इश्यूज़ क्या आते हैं. सो अपार्ट फ्रॉम दिस वायलेशन टू दी राइट टू इन्फॉर्मेशन, इसके साथ ब्लैक मनी के इश्यूज़ भी हैं और साथ ही दिस में लीड टू इंटिमिडेशन फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज़ कि कोई पर्टिकुलर कंपनी या इंडिविजुअल जो है उन्हें डोनेशन दे, क्योंकि जो है रूलिंग पार्टी के पास तो ये इन्फॉर्मेशन रहती है कि किसने कितना डोनेट किया है. तो इंटिमिडेशन या फिर ब्लैक मनी के इश्यूज़ हैं इसके साथ. आगे बढ़ते हैं. तो आगे न्यूज़ में है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड. तो ये बन गई है दी पहली कंपनी ऑन दी इंडियन स्टॉक एक्सचेंज टू हिट दी 20 लाख करोड़ मार्क इन मार्केट कैपिटलाइजेशन. ठीक है. तो मोस्ट वैल्यूड कंपनी हो गई है, फर्स्ट कंपनी 20 लाख करोड़ का मार्क हिट करने के. अभी एक हफ्ता पहले ही जो टाटा ग्रुप है, यानी कि एज ए कॉन्ग्लोमरेट, एज अ ग्रुप, इट हैड हिट द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 30 लाख करोड़. ठीक है. तो दिस वाज द फर्स्ट इंडियन बिजनेस ग्रुप एवर टू हिट ए 30 लाख करोड़ मार्क. आगे चलते हैं. तो IMEC प्रोजेक्ट. तो लास्ट ईयर 2023 में जो D20 समिट है वो होस्ट किया था इंडिया ने न्यू दिल्ली में. जो है IMEC जो है साइन हुआ था. तो हमने जब G20 की डिटेल की थी तो उसमें हमने देखा था दिल्ली डिक्लेरेशन एंड दी आउटकम्स. तो उसमें से एक ये भी था, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर. तो सबसे पहले समझ लेते हैं ये क्या चीज़ है. तो ये एक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रही हैं कंट्रीज़. तो यहाँ पे देखिए इंडिया. ठीक है. तो हम गुजरात और मुंबई के कुछ पोर्ट्स को कनेक्ट कर दें अगर इधर गल्फ़ कंट्रीज़ से, और फिर आगे कनेक्ट कर दें यूरोपियन देशों से एंड फर्दर अहेड USA से. ठीक है. यहाँ तो UK है, आगे जाके USA. तो ये हमारा एक जो है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बन जाता है. तो पहले ज़रा इसके बारे में जान लेते हैं इसका एम क्या है. तो दिस इज़ टू क्रिएट ए ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोपियन देशों को कनेक्ट करने के लिए. साथ ही ये चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको काउंटर करेगा. तो चाइना के BRI की तरह ये भी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंड करेगा डेवलपिंग देशों में. ठीक है. इसमें 2 कॉरिडोर रहेंगे. एक ये देख सकते हैं आप, ईस्ट कॉरिडोर, जो कि इंडिया को गल्फ से कनेक्ट करेगा, मिडिल ईस्ट से कनेक्ट करेगा. और उसके बाद नॉर्दर्न कॉरिडोर जो कि यूरोपियन देशों से गल्फ को कनेक्ट करेगा. ठीक है. तो ईस्ट कॉरिडोर, नॉर्दर्न कॉरिडोर. तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है. इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है. 2 कॉरिडोर्स हैं. इधर इंडिया को मिडिल ईस्ट और यूरोप से जोड़ रहा है. अब इसके सिग्नेटरीज देख लेते हैं ज़रा. तो पहले कंट्रीज़ देखते हैं, फिर हम उसको ट्रिक से करेंगे. तो इंडिया है, UAE है,
सऊदी अरेबिया है, ठीक है, आपका इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है और यूरोपियन यूनियन है और यूएसए है, ठीक है। तो इसको एक ट्रिक से कर लेते हैं याद हम। तो यू शेयर यूरोपियन गिफ्ट्स विद अस इंडियंस, तो यू शेयर यूरोपियन गिफ्ट्स विद अस इंडियंस, तो यू से आपका हो जाएगा यूएई, शेयर से सऊदी अरेबिया, यूरोपियन से यूरोपियन यूनियन, जीआईएफ गिफ्ट्स में से जीआईएफ लेना है, जर्मनी, इटली, फ्रांस, अस से यूएसए, इंडियन से इंडिया। तो ये आपके सिग्नेटरीज हो गए। अब आईएमईसी में एक चीज़ और हम देख सकते हैं कि इंडियन पोर्ट्स कौन से हैं जो इसमें कनेक्ट किए जाएंगे। तो गुजरात के 2 हैं, मुंद्रा एंड कांडला, और नवी मुंबई का एक है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, ठीक है। अब ये करंटली वाई इज़ दिस इन न्यूज़, तो वो देख लेते हैं। तो हमें पता है कि अभी जो है पीएम मोदी यूएई पे विजिट पे गए हुए हैं, वहाँ पे यूएई के प्रेसिडेंट के साथ जो कि हैं शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान, इनके साथ एक एग्रीमेंट साइन हुआ है ताकि आईएमईसी को क्विकली ऑपरेशनलाइज किया जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इसी विज़िट पे पीएम ने जो है इनॉग्रेट किया यूएई के अबू धाबी में बैप्स मंदिर। तो ये क्या है, जो है अबू धाबी का पहला हिंदू टेम्पल है, ठीक है, फर्स्ट हिंदू टेम्पल इन अबू धाबी। दुबई में और भी हैं हिंदू टेम्पल्स, बट अबू धाबी का ये पहला है। बट ये पूरे ही मिडिल ईस्ट का पहला ट्रेडिशनल स्टोन टेम्पल, हिंदू स्टोन टेम्पल है, ठीक है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इसको यूएई में जो है इनॉग्रेट किया, ठीक है। साथ ही यहाँ पे कुछ स्टैटिक डेटा देख लेते हैं कि वर्ल्ड के लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल्स कौन से हैं। तो दिस इज़ नॉट जस्ट आउटसाइड ऑफ इंडिया, कंप्लीट लिस्ट में लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल्स कौन से हैं। तो सबसे पहला है आपका पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल का, देन अंकोर वाट कंबोडिया का। अब ये जो है एक रिसेंट एडिशन टू द लिस्ट है, अक्षरधाम कॉम्प्लेक्स न्यू जर्सी यूएसए में, और ये यूएसए का लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल भी है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। तो मिलन 2024 मिलिट्री एक्सरसाइज, तो मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है जो कि विशाखापट्टनम में होने वाली है। अब बहुत सारी कंट्रीज़ इसमें इनवाइटेड है, तो नेवीज फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब विल बी पार्टिसिपेटिंग, वेरियस कंट्रीज़, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भी बहुत सारे देश जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। हो रहा है ये विशाखापट्टनम में। अपार आईडी कार्ड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जो इनिशिएटिव है वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, उसके अंडर जो है दिए जाते हैं। तो ये करंटली न्यूज़ में है क्योंकि 25 करोड़ जो है अपार आईडीज़ का क्रिएशन हो चुका है। तो इसी के चलते जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं हमारे धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने इनॉग्रेट की थी एक नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो इसलिए ये है न्यूज़ में। अब थोड़ा सा स्टैटिक में इसके अपार आईडी के बारे में हम देख लेते हैं। तो ये हर स्कूल स्टूडेंट के लिए जो है बनाया जाएगा, ठीक है। इसका इट स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। तो ये इंपॉर्टेंट है, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। इसमें कितने डिजिट्स होते हैं, तो इसमें 12 डिजिट्स होते हैं इस आईडी में। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का पार्ट है, हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में रिलीज़ हुई थी। अब ये इसकी यूटिलिटी क्या है, किस चीज़ में ये हेल्प करेगा स्टूडेंट्स की, तो एजुकेशनल परफॉर्मेंस को ट्रैक करने में, अगर किसी बच्चे को स्कूल ट्रांसफ़र करना है तो उसमें डिजी लॉकर की एक्सेस में ये जो है मदद करेगा। आगे बढ़ते हैं। तो हंगरी की जो पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी केटलिन नोवाक, इन्होंने कर दिया है रिज़ाइन कुछ स्कैंडल के चलते। तो देख लेते हैं। तो शी एज द प्रेसिडेंट इन्होंने पार्डन किया था एक पर्सन को जो कि कन्विक्टेड थे इन द कवरिंग अप ऑफ ए चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ स्कैंडल। तो इसके मीडिया में आते ही इस न्यूज़ के जो है उसके बाद इन्होंने अपोलोजाइज़ किया और इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। थोड़ा सा यहाँ पर हम हंगरी के बारे में देख लेते हैं। तो यूरोपियन देश है ये, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज़ हंगरी, ठीक है। दिस यहाँ पे इटली है, यहाँ पे ये यूक्रेन को भी टच कर रहा है, आपका जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, ठीक है।
तो इसकी कैपिटल है बुडापेस्ट, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। इनके करंट प्राइम मिनिस्टर हैं विक्टर ऑर्बान। आगे चलते हैं अब आ रहे हैं हम मिसलेनियस सेक्शन के ऊपर। तो नेक्स कार 19 यानी कि इंडिया का पहला कार टी सेल थेरेपी, ठीक है, सिडिस्को ने इसको अप्रूव कर दिया है, दैट इज़ सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो है अब इंडिया में अवेलेबल हो जाएगा। तो ये है क्या? तो ये कैंसर के लिए एक थेरेपी है और दिस इज़ एक्सपेक्टेड टू बी लॉन्च्ड एट ए मच मोर अफोर्डेबल प्राइस फॉर द कैंसर पेशेंट्स इन इंडिया एज कम्पेयर टू इट्स कॉस्ट अब्रॉड। ठीक है, कार टी सेल थेरेपी और इसका नाम है नेक्स कार 19। आगे देखते हैं स्वाति पोर्टल। तो दिस स्टैंड्स फॉर साइंस फॉर विमेन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो ये सिंपली शोकेस करने के लिए एक पोर्टल है जो इंडियन विमेन और गर्ल्स का कंट्रीब्यूशन है स्टेम में। तो ये स्टेम वर्ड हम सुनते रहते हैं, तो ये स्टेम अगर आपको नहीं पता है तो देख लीजिए कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और मेडिसिन की फील्ड से डील करता है। ठीक है, इसे लॉन्च किया है इंसा ने, इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये तो सभी को पता है कि अभी फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है देश में। तो दिल्ली चलो प्रोटेस्ट चल रहा है और उनकी कुछ डिमांड्स हैं एमएसपी के रिलेटेड। तो ये थोड़ा सा हम एमएसपी के बारे में देख लेते हैं और क्या डिमांड्स हैं ये भी देख लेते हैं। तो डिमांड कर रहे हैं कि एमएसपी को जो है एक लीगल गारंटी बना दिया जाए, यानी कि कुछ लॉ इसके रिलेटेड पास कर दिया जाए कि ये गारंटेड मिलेगा। फिर एक एमएस स्वामीनाथन कमीशन बैठा था, इन्होंने एक 2006 में रिपोर्ट दिया था रिलेटेड टू द एमएसपी फॉर्मूला, अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर्मूला, और इसके हिसाब से वेरियस कॉस्ट एडेड इनटू दिस फॉर्मूला। तो थोड़ा ज़्यादा एमएसपी बनता है, वो आप देख सकते हैं अलग से, इतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फार्मर्स चाह रहे हैं कि एमएसपी फॉर्मूला के इस फॉर्मूला के हिसाब से सेट किया जाए। अब जान लेते हैं यहाँ पे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता क्या है। तो ये वो लोएस्ट रेट होता है जिस पे कि गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं जो वो प्रोक्योरमेंट करती हैं क्रॉप्स की फार्मर से। ये जो है फार्मर्स को मार्केट फ्लक्चुएशन से बचाता है, थोड़ी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देता है। अब एमएसपी का जो कंप्यूटेशन है वो किस तरीके से होता है, तो दो सिंपल चीज़ें हैं इसमें। जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर एक कमीशन आती है सीएससीपी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये रेकमेंड करती है एमएसपी को। सीसीईए जो है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ये इसको कंसिडर करती है और उसके बाद अपना डिसीजन लेती है और अप्रूव कर देती है और अनाउंस कर देती है एमएसपी को। तो यहाँ पे जो सीसीईए है इट इज़ ऑलवेज चेयर्ड बाय द पीएम। तो यहाँ पे ये भी देख लेते हैं कि 22 क्रॉप्स के लिए तो ये एमएसपी रेकमेंड करती ही है, साथ में जो शुगर का एफआरपी है, फेयर एंड रिन्यूमिनेटिव प्राइस, उसको भी ये रेकमेंड करती है। आगे चलते हैं।